Hi, welcome to my channel Study Synthesis. Class 8, we are doing chapter 5, Exploring Forces. Let's start part 3. We have done all this. All this has been done, right? We have done interaction, types of forces. We have done contact force. We have also done types of non-contact forces. Let's continue with weight and its measurement. Now children, force with which earth pulls an object towards itself is called as weight. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना स्ट्रांगली पुल कर रही है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेट भी एक तरह का फोर्स है. ठीक है, तो इसीलिए उसकी यूनिट मतलब वेट की यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज कैपिटल एन, न्यूटन. वेट क्या है? अर्थ कितना स्ट्रांगली किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है. एक्टिविटी दे रखी है, यू हैव टू टेक अ स्प्रिंग. A few objects you have to take जिन सब के मास डिफरेंट है. पेंसिल बॉक्स ले लो, टिफिन ले लो, कोई स्मॉल स्टोन ले लो. ठीक है, हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल. ये देखो यहाँ पे नेल से अटैच कर दिया है एंड अदर एंड पे आपने उस ऑब्जेक्ट को हैंग करना है एंड ऑब्जर्व करना है कि स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच करेगा या नहीं. Now one by one you will keep hanging different objects और हर बार आप स्ट्रेच जो होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या स्ट्रेच हो रहा है और कितना स्ट्रेच हो रहा है. When the object is hung from spring स्ट्रेच होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स अप्लाई कर रही है. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये स्ट्रेच है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट है. इसका मतलब अर्थ जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है. इसलिए हर ऑब्जेक्ट का वेट भी डिफरेंट है ना. कैन वी यूज स्प्रिंग टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? स्प्रिंग कहां यूज कर रहे हैं हम? स्प्रिंग बैलेंस में. स्प्रिंग बैलेंस आपने ऑब्जर्व किया होगा. इट इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर वेट. वेट क्या है? फोर्स है. इसमें क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स सा होता है बेटे, ग्रेजुएटेड होता है, उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं और सेंटर में उसके एक स्पेस होती है जिसके अंदर स्प्रिंग होता है और नीचे हुक होता है. ठीक है, तो वन एंड पे इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स स्प्रिंग एट वन एंड विद हुक अटैच्ड एट द अदर. जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो वो हुक है ना उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं और जब वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, जो बीच में सेंटर में स्प्रिंग है, जब वो नीचे की तरफ खींचेगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाता है. और साइड पे मैंने कहा ना ग्रेजुएटेड है. ग्रेजुएटेड मतलब मार्क्स लगे हुए हैं कि कितने केजी का है, कितने ग्राम का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, न्यूटन में भी शो होता है वो. ठीक है, यूजुअली देयर इज अनदर स्केल टू शो. एक दूसरा स्केल भी होता है जिसमें ग्राम्स में भी वेट दिया होता है. ठीक है, दिस इज यूज्ड, the values have been marked with assumption कि spring balance is used on earth. earth के ऊपर यूज हो रहा है एंड earth का gravitational pull जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. Let us learn the measure of weight using spring balance. अब हम आगे लर्न करेंगे, हम स्प्रिंग बैलेंस से फेमिलियराइज करेंगे. जैसे कि हमने ग्रेड 6 में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने थर्मोमीटर का यूज किया था, वैसे ही वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करेंगे. फिगर 5.13 में जो है स्प्रिंग बैलेंस की दे रखा है. What is the maximum weight it can measure? Maximum weight it can measure is 10 न्यूटन. दिस स्केल हम 0 से देखते हैं हम आगे कि वो 10 न्यूटन तक मैक्सिमम वेट को मेजर कर पाएगा. ओके, ये देखो स्प्रिंग बैलेंस है. देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग जो है नीचे की तरफ 10 न्यूटन है. ये देखो न्यूटन है इस साइड पे, ये इस साइड पे न्यूटन है और जो दूसरी साइड है इस तरफ जो है ग्राम में मेजर कर रहा है. तो मैक्सिमम कितने ग्राम्स मेजर करेगा? 1000 grams. Look at the spring balance shown and note down how much weight difference indicated between two big marks. दो बिग मार्क्स के बीच में कितना वेट का डिफरेंस है? 1 न्यूटन है और 100
grams. The weight difference indicated between 0 and 1 Newton or between 1 Newton and 2 Newton is 1. अगर आप बिग मार्क्स को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिग मार्क्स के बीच में डिफरेंस 1 न्यूटन का है। और कितने स्मॉल मार्क्स हैं, ये लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं हम, है ना। कितने स्मॉल मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक छोटे डिवीजन का वेट कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन टू बिग मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल मार्क्स। तो डिफरेंस बिटवीन बिग मार्क्स 1 था और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5, 1/5 न्यूटन। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, मैं आपको वो फॉर्मूला बता रही हूं। फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू बिग मार्क्स, difference between two big marks divided by total number of small marks between those big marks। इस फॉर्मूले से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। तो इस स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड, ये किसका डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट की। तो ये कौन सा स्मॉलेस्ट, कितना स्मॉलेस्ट वेट मेजर कर पाएगा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट, आप स्मॉलेस्ट वेट भी मेजर कर सकते हो, दैट इज गिवन टू यू। आपके स्कूल में लैब में स्प्रिंग बैलेंस अवेलेबल होंगे, आप उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए, लीस्ट काउंट निकालिए, और हर इंस्ट्रूमेंट की सेम हो जरूरी नहीं है, यू हैव टू केयरफुली मेजर इट। अब हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज कैसे करेंगे ये एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे। टेक अ स्प्रिंग बैलेंस, और हमें फ्यू ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। हमें वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऑब्जेक्ट्स बहुत हैवी ना हो, क्योंकि मैक्सिमम वेट आपका स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करता है उसके अकॉर्डिंगली हो, अदरवाइज आपका स्प्रिंग बैलेंस खराब हो जाएगा। आपने ये ऑब्जेक्ट्स को 1 by 1 कहाँ लगाना है, हुक के ऊपर लगाना है। ये क्या है, दिस इज हुक। हुक के ऊपर आपने 1 by 1 लगाना है और मेजर करना है। आप पेंसिल बॉक्स का वेट फाइंड करिए, थोड़ा सा पानी डालिए बॉटल में, ज्यादा नहीं, स्प्रिंग बैलेंस डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने स्प्रिंग बैलेंस के अकॉर्डिंगली आपने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। ओके, यू कैन रिपीट एक्टिविटी फॉर मास स्केल। आप दोनों तरफ से, आप ग्राम में भी फाइंड कर सकते हैं, आप न्यूटन में भी फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट। हम वेट मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, और इनडायरेक्टली हम मास भी मेजर कर सकते हैं। वेट by comparing its weight with the weight of the object of known mass। हम बीम बैलेंस यूज कर सकते हैं। बीम बैलेंस जैसे तराजू होता है वही है, उसे ही बीम बैलेंस बोलते हैं। आप उसके लिए मास मेजर कर सकते हैं। सिंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, वेट हर जगह पर सेम रहता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑन अर्थ। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एक्सेप्टेबल, जो हमने बहुत सारे लैब्स में कुछ चीजें रखी हुई हैं उनके वेट के अकॉर्डिंगली हम इनके वेट को एज्यूम करते हैं, तो उस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं। As we have learned earlier, हमने materials around us chapter पढ़ा है in class 6। Mass is the amount of matter। Mass क्या है? It is the amount of matter इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में, दैट इज मास। और इसको मेजर किस में करते हैं, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। इट रिमेन्स सेम एट एवरी प्लेस। जो मास है इट रिमेन्स, वैल्यू जो है इसकी केजी एंड ग्राम, इट रिमेन्स सेम इन ऑल प्लेस। वेट ऑन द अदर हैंड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है विद विच अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट। तो मास की वैल्यू इट इज सेम एवरीवेयर, बट वेट क्या है, वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ इज पुलिंग। और कोई और प्लैनेट जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है तो उसे कहते हैं वेट। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अर्थ पे डिफरेंट होगा और अदर प्लैनेट्स पे डिफरेंट होगा। तो वेट चेंज हो सकता है बट मास नहीं। मास क्या है, मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। मैटर तो सेम ही रहेगा। कितना है वेट, वेट मींस अर्थ कितना पुल कर रही है, कोई प्लैनेट कितना पुल कर रहा है। तो अर्थ पुल करेगी वो डिफरेंट होगा, कोई प्लैनेट पुल कर रहा है वो डिफरेंट होगा। तो वेट की वैल्यू चेंज हो सकती है पर मास की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। सी दिस टेबल इज शोइंग मास ऑब्जेक्ट का हर प्लैनेट पे 1 है,
ठीक है 1 kg, लेकिन वेट चेंज हो गया। अर्थ पे 10 न्यूटन है तो मून पे वो वेट होगा 1.6 न्यूटन। मार्स पे देखो कितना कम हो गया। मार्स पे आपका वेट यहाँ 10 न्यूटन है, 10 केजीज है, अगर केजी नहीं न्यूटन की बात कर रहे हैं हम, वेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास सेम रहेगा। आपका वेट यहाँ अगर 10 न्यूटन है तो मून पे 1.6 न्यूटन होगा, वीनस पे 9 न्यूटन होगा, जुपिटर पे 25.4 न्यूटन होगा। हाँ, तो इस तरीके से इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे वेट मेजर कर रहे हो। ठीक है बेटे, कॉमन लैंग्वेज में हम खरीद रहे हैं कोई चीज, हम उसके मास में, उसके ग्राम में, किलोग्राम में चीज खरीद रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं इतना वेट का है ये चीज। हम कॉमनली ये चीज बोल देते हैं। हम व्हीट बैग का वेट बोल रहे हैं 10 kg, बट अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो करेक्ट वर्ड क्या है? मास वर्ड है। देखो फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड वेट ऑफ व्हीट बैग इज 10 kg, बट 10 kg तो मास है। इन साइंटिफिक यूज दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। पर आप बाहर जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमें इतने मास का ऑब्जेक्ट दे दो, तो हम कॉमनली डिफरेंट कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। बेटे अगर हम पानी में कुछ चीजें डालें, कुछ चीजें फ्लोट करेंगी, कुछ बॉटम में गिर जाएंगी। दे आर आस्किंग व्हेन अर्थ का पुल सब ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है, देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द बॉटम। ठीक है, तो while taking out water from bucket filled with water using mug, आपको कभी कभी लगता है ना मग लाइट है जबकि वाटर भी है उसके अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटी करके पता लगाएंगे। आपने एम्प्टी वाटर बॉटल ले लेनी है, उसकी लिड क्लोज्ड है, ठीक है, एंड आपको एक बकेट ले लेनी है फुल ऑफ वाटर। अब पुश द बॉटल, ये जो बॉटल है खाली है, इसको नीचे की तरफ पुश करो वाटर में। क्या आपको कोई एक अपवर्ड पुश फील हो रहा है? यस। रिलीज द बॉटल, बॉटल को छोड़ दो, वो एकदम ऊपर आ जाएगी। आप पुश कर रहे थे, आपको एक फोर्स लग रहा था, लेकिन जब आपने छोड़ा वो एकदम से ऊपर आ गई, अपवर्ड पुश लगा। बाउंस बैक क्यों कर गई? ये इंप्लाई कर रहा है कि वाटर इज अप्लाइंग अ फोर्स, पानी भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। सिर्फ वाटर ही नहीं, सारे लिक्विड्स ये फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि उसके अंदर पड़ा हुआ है। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स कहते हैं। When an object is placed in liquid, लिक्विड के अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन बॉइंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है ऑब्जेक्ट में। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में प्लेस करते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है जो कि नीचे की तरफ है, और एक बॉइंट फोर्स भी लग रहा है जो ऊपर की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ। बॉइंट फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड। लेकिन अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू बॉइंट फोर्स, तो ये ज्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा, ठीक है। बट अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके ऊपर बॉइंट फोर्स डिपेंड कर रहा है वो है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, एंड बॉइंट एंड ग्रेविटेशनल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। और बॉइंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइंट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। स्टेप फर्दर, एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम पूरा डुबो देंगे किसमें? लिक्विड में, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज इक्वल टू द वेट जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। जितना पानी या लिक्विड जो इसमें है उसको ये बाहर निकाल रहा है, उसके वेट के बराबर होगा। इस प्रिंसिपल को कहा गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेट ऑफ लिक्विड, अगर वेट ऑफ लिक्विड जो है डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज लेस
देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कम है, कम लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है वो, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। लेकिन अगर वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, लिक्विड जो लिक्विड निकल रहा है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो ये दो कंडीशंस आर्किमिडीज ने बताई। देयर आर सम रॉक्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे प्यूमिस। आपने सुना प्यूमिस स्टोन? ये वोल्केनोज से निकलते हैं एंड लावा में बहुत ढेर सारी गैसेस होती हैं एंड वाटर वेपर्स होती हैं, और इस वजह से इन रॉक्स में खूब ढेर सारे बबल्स होते हैं, एयर पॉकेट्स होती हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करती हैं। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने वॉशरूम में ये प्यूमिस स्टोन देखा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं डेड स्किन निकालने के लिए फीट की प्यूमिस स्टोन का यूज करते हैं। इनमें बहुत ढेर सारे एयर बबल्स होते हैं, टाइनी बबल्स हैं गैस के। ये बहुत लाइट होती हैं एंड ये पोरस होती हैं एंड दे विल फ्लोट ऑन वाटर। दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर क्लास 8। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल है। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। फोर्स कैन एक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है। फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव ऑन अदर, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगता है। मैग्नेट्स जो फोर्स लगाते हैं मैग्नेटिक फोर्स है। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगाती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ चीजों को, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वेट की यूनिट न्यूटन है। मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो फोर्स लिक्विड अप्लाई कर रहा है दैट इज अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स। फिनिश हो गया बेटे चैप्टर। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बेटे।